नमस्कार। आज हम एक ऐसी सच्ची कहानी का विश्लेषण कर रहे हैं जो दिखाती है कि इंसान मुश्किल हालात में खासकर जब परिवार साथ हो तो क्या कमाल कर सकता है। हाँ, बिल्कुल। ये एक समुद्री यात्रा की कहानी है। शुरुआत तो एक सुनहरे सपने जैसी थी, लेकिन बहुत जल्द ये जिंदगी और मौत की जंग बन गई। सही कहा। और ये कहानी सीधे उन लोगों के अनुभव से है जिन्होंने इसे जिया है। एक 37 साल के व्यवसायी, उनका परिवार और उनके साथ गए 2 और नाविक। हमारे पास जो जानकारी है वो हमें बताती है कि कैसे उनकी नाव वेव वॉकर दक्षिणी हिंद महासागर की बेरहम लहरों से लड़ी। तो हमारा मकसद आज सिर्फ ये जानना नहीं कि क्या हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें इस यात्रा के वो खास मोड़ समझने हैं, वो चुनौतियां देखनी है जिनका उन्होंने सामना किया, और वो अंदरूनी जज्बात जिन्होंने उन्हें टूटने से बचाया। और कहानी का शीर्षक भी तो यही है, हमें मरने से डर नहीं लगता अगर हम सब साथ हों। अपने आप में कितना कुछ कह देता है ना। हाँ, बहुत गहरा है। तो चलिए इस असाधारण और सच कहूं तो दिल को छू लेने वाले सफर की तहों को खोलते हैं। चलिए। तो सब कुछ शुरू हुआ एक बहुत बड़े सपने से। बहुत पुराना सपना। हाँ। कथावाचक जो एक 37 साल के व्यवसायी हैं, उनकी पत्नी मेरी, बेटा जोनाथन 6 साल का और बेटी सुजैन 7 साल के। इन्होंने तय किया कि वो समुद्री यात्रा को दोहराएंगे जो 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। दुनिया का चक्कर लगाना। हाँ, दुनिया का चक्कर। और ये कोई मतलब यूं ही नहीं था कि बस उठकर चल दिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने सोचिए पूरे 16 साल तैयारी की, समुद्री यात्रा के दांव पेच सीखे। 16 साल? हाँ, और सिर्फ सीखा ही नहीं, उन्होंने खास इस यात्रा के लिए एक नाव बनवाई, वेव वॉकर। अच्छा, वेव वॉकर। 23 मीटर लंबी, 30 टन वजनी, मजबूत लकड़ी की, मतलब पेशेवर तरीके से डिजाइन की हुई। ये तैयारी बताती है कि वो कितने गंभीर थे इस चुनौती को लेकर। बिल्कुल। तो जुलाई 1976 में वो निकल पड़े इंग्लैंड के प्लायमाउथ से। सफर का पहला हिस्सा अफ्रीका के पश्चिमी तट से केप टाउन तक वो काफी ठीक-ठाक बीता। हाँ, वो हिस्सा आमतौर पर उतना खतरनाक नहीं माना जाता। शायद उन्हें लगा होगा कि आगे भी सब ठीक रहेगा। लेकिन केप टाउन बस एक पड़ाव था, असली चुनौती तो आगे थी। उन्हें पता था कि अब वो दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री इलाकों में जा रहे हैं, दक्षिणी हिंद महासागर। ओ हाँ, वो तो तूफानों के लिए बदनाम है। बिल्कुल। इसीलिए उन्होंने वहां 2 अनुभवी नाविकों की मदद ली, एक अमेरिकी लैरी विजिल और एक स्विस हर्ब सिगलर। हाँ, ये दिखाता है कि उन्हें अंदाजा था कि आगे क्या आ सकता है। वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। ये उनकी समझदारी थी, लेकिन शायद ये भी दिखाता है कि प्रकृति के आगे बेहतरीन तैयारी भी कभी-कभी कम पड़ जाती है। बिल्कुल। और वो परीक्षा जल्दी ही शुरू हो गई। केप टाउन से निकले हुए अभी 2 ही दिन हुए थे। सिर्फ 2 दिन? हाँ, और मौसम ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। तेज हवाएं चलने लगी। शुरुआत में कथावाचक ज्यादा परेशान नहीं हुए, शायद उन्हें अपनी तैयारी पर भरोसा था। लेकिन लहरें वो देखते ही देखते बहुत ऊंची होने लगी, खतरनाक रूप से ऊंची। कितनी ऊंची, कुछ अंदाजा है? 15 मीटर तक। 15 मीटर? बाप रे। हाँ, यानी उनकी नाव का जो मुख्य मस्तूल था ना, उतनी ऊंची। बाप रे, इतनी ऊंची लहरों के सामने तो उनकी 30 मीटर की नाव भी छोटी सी लगी होगी। बिल्कुल, ये तो समंदर का रौद्र रूप था। फिर 25 दिसंबर आ गया। वो केप टाउन से करीब 3,500 किलोमीटर पूर्व में थे। अच्छा खासा दूर निकल आए थे। हाँ, मौसम खराब था, लेकिन परिवार ने हिम्मत नहीं हारी। तूफान के बीच ही क्रिसमस मनाया। वाह, ये एक छोटा सा शांत लम्हा था शायद आने वाले बड़े तूफान से पहले। बिल्कुल, क्योंकि मौसम लगातार बिगड़ता ही गया। तो 2 जनवरी तक क्या हाल था? 2 जनवरी की सुबह तक तो हालात काबू से बाहर हो चुके थे। लहरें अब सिर्फ ऊंची नहीं थीं, वो विशालकाय थीं, जैसे पानी के चलते फिरते पहाड़। नाव को संभालने के लिए उन्होंने सिर्फ एक छोटा मजबूत पाल इस्तेमाल किया, स्टॉर्म जिब जिसे कहते हैं। लेकिन उसके बावजूद नाव लहरों पर बहुत तेजी से भाग रही थी। वो नज़ारा कैसा रहा होगा जब नाव लहर के ऊपर जाती होगी? कल्पना कीजिए, हर लहर के ऊपर उठने पर दूर दूर तक सिर्फ उफनता हुआ अंतहीन हरा और सफेद समंदर दिखता था। हवा चीख रही थी और पानी की बौछारें कानों में चुभ रही थी। बहुत डरावना। तो उन्होंने कुछ सुरक्षा के उपाय तो किए ही होंगे ना? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने रफ्तार कम करने के लिए वो छोटा पाल भी नीचे कर दिया। अच्छा। और नाव के पिछले हिस्से स्टर्न से एक भारी रस्सी का फंदा पानी में डाला, ड्रोग कहते हैं शायद उसे। हाँ, ड्रोग। ताकि नाव लहरों के साथ सीधी रहे, बहके नहीं। हाँ। नाव पर सारा सामान दोबारा कसकर बांधा गया, लाइफ राफ्ट तैयार रखी, उसका अभ्यास भी किया।
सबने अपने वाटरप्रूफ कपड़े, ऑयल स्किन और लाइफ जैकेट पहन लिए। मतलब पूरी तैयारी कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वो जो कहते हैं ना, प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट। बिल्कुल। और फिर वो हुआ। शाम करीब 6 बजे तबाही का पहला संकेत। क्या हुआ? एक अजीब सी अशुभ शांति। अचानक हवा रुक गई और आसमान फौरन काला हो गया, एकदम स्याह। तूफान से पहले की खामोशी। हाँ, बिल्कुल वैसी ही। और उसी खामोशी में वो उठी एक लहर जो बाकियों से एकदम अलग थी। कैसी थी वो? एकदम सीधी दीवार जैसी, विशाल, पहले वाली लहरों से लगभग 2 गुनी ऊंची। और इसका जो ऊपरी हिस्सा टूट रहा था वो किसी राक्षस के मुंह जैसा लग रहा था, डरावना। बाप रे। कथावाचक ने बाद में लिखा कि वो एक जबरदस्त विस्फोट जैसा था, प्रकृति की वो अंधी ताकत जिसके सामने इंसान कुछ नहीं। उस विस्फोट का असर क्या हुआ नाव पर? उसने नाव के डेक को बुरी तरह हिला दिया। हरे और सफेद पानी का एक भयानक सैलाब पूरे जहाज पर टूट पड़ा। ओह। कथावाचक का सिर सीधा जाकर व्हील से टकराया। वो उछलकर पानी में गिर गए। पानी में? हाँ, उस पल उन्हें लगा बस सब खत्म। उन्होंने मौत को बिल्कुल करीब महसूस किया। लहरों ने उन्हें किसी कपड़े की गुड़िया की तरह उछाला। उनकी चोटें? बाईं पसलियां टूट गईं, मुंह खून से भर गया, दांत टूट गए। ये तो भयानक है। तो वो बचे कैसे? ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। अगली ही लहर आई और उसने उन्हें उछालकर वापस डेक पर फेंक दिया। वापस डेक पर? अविश्वसनीय। हाँ, किसी तरह उन्होंने पास की रेलिंग पकड़ी, लड़खड़ाते हुए व्हील तक पहुंचे, उसे संभाला। और नाव की क्या हालत थी? उन्होंने देखा कि उनकी प्यारी वेव वॉकर लगभग पलट चुकी थी। उसके मस्तूल पानी की सतह के लगभग समानांतर थे। नाव बस डूबने ही वाली थी। और बाकी लोग? मैरी, बच्चे, लैरी, हब? तभी उनकी पत्नी मैरी की चीख सुनाई दी, डेक टूट गए हैं, नाव में पानी भर रहा है। ओह नो। कथावाचक ने फौरन व्हील मैरी को दिया और खुद टूटी पसलियों की दर्द के बावजूद घिसटते हुए आगे बढ़े, देखने के लिए कि कितना नुकसान हुआ है। और क्या देखा उन्होंने? नजारा दिल दहला देने वाला था। नाव में कई जगह बड़े बड़े छेद हो गए थे। पानी तेजी से अंदर आ रहा था। और लैरी और हब? वो दोनों पागलों की तरह हैंडपंप चला रहे थे, पानी बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। नाव के कई लकड़ी के बीम टूट चुके थे। नाव का पूरा दाहिना हिस्सा, स्टारबोर्ड साइड, वो अंदर की तरफ पिचक गया था पूरी तरह से। हाँ, और अंदर केबिन में समुद्री नक्शे, बच्चों के खिलौने, खाने के टिन, सब कुछ गहरे पानी में तैर रहा था। पूरी तबाही। इस पूरी अफरा तफरी में बच्चों का क्या हुआ? वो ठीक थे? हाँ, सबसे पहले उन्होंने बच्चों को ही ढूंढा। बेटी सुजैन की एक आंख के ऊपर काफी सूजन थी, एक बड़ा उभार बन गया था। ओह। लेकिन उस 7 साल की बच्ची ने हिम्मत देखिए, कहा मैं ठीक हूँ। हाँ, उस वक्त पिता के पास उसकी चोट पर ध्यान देने का वक्त ही कहाँ था। नाव बचाना पहली प्राथमिकता थी। सही बात है, वक्त की नजाकत थी। कथावाचक ने वक्त बर्बाद नहीं किया। हथौड़ा, कुछ पेच और कैनवस का एक टुकड़ा ढूंढा। अच्छा, मरम्मत के लिए? हाँ, ये एक हताश कोशिश थी लेकिन जरूरी थी। वो किसी तरह नाव के दाहिने हिस्से में जो बड़े छेद थे उन पर कैनवस फैलाकर उन्हें रोकने की कोशिश करने लगे, ताकि अंदर आते पानी का भाव कुछ तो कम हो। उफनते समुद्र में टूटती नाव पर ये कितना मुश्किल रहा होगा। बहुत ज्यादा। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। और क्या हुआ? पंप का क्या हुआ? वही तो, जो हैंड पंप लैरी और हब चला रहे थे वो नाव के टूटे हुए हिस्सों और मलबे से जैम हो गए। अरे नहीं। और जो एक इलेक्ट्रिक पंप था वो पानी घुसने से शॉर्ट सर्किट हो गया। तो अब पानी निकालने का कोई जरिया नहीं बचा? हाँ, मुख्य साधन बंद हो गए। नाव के डूबने का खतरा और बढ़ गया। तो फिर पानी कैसे निकाला गया? यहाँ किस्मत ने थोड़ा साथ दिया। कथावाचक को याद आया कि चार्ट रूम के फर्श के नीचे एक और इलेक्ट्रिक पंप रखा है, एक्स्ट्रा। अच्छा। उन्होंने जल्दी से उसे निकाला और किसी तरह एक बाहर जाने वाले पाइप से जोड़ा। शुक्र है वो पंप काम कर गया। चलो, कुछ तो राहत मिली। हाँ, लेकिन अब शुरू हुई एक अंतहीन रात, थका देने वाली, कड़ाके की ठंड वाली रात। बारी बारी से पंप चलाना, नाव को संभालना और रेडियो पर मदद के लिए मेडे कॉल भेजना। क्या उनकी मेडे कॉल का कोई जवाब आया? कहीं से कोई मदद? नहीं, कोई जवाब नहीं। वो दुनिया के इतने दूर दराज के हिस्से में थे कि उनकी आवाज सुनने वाला कोई था ही नहीं। बिल्कुल अकेले उस विशाल समंदर में। हाँ, अपनी किस्मत और हिम्मत के भरोसे। ये अकेलापन उस संकट को और भी भयानक बना देता है। सच में। और इसी दौरान सुजैन की चोट और बिगड़ गई थी।
उसका सिर बुरी तरह सूज गया था, दोनों आंखें चोट से काली पड़ चुकी थीं और वहां पर भी एक गहरा घाव था। वो बेचारी बच्ची। जब पिता ने बाद में उससे पूछा कि उसने अपनी इतनी तकलीफ के बारे में पहले क्यों नहीं बताया, तो पता है उस 7 साल की बच्ची ने क्या कहा? क्या कहा उसने? उसने कहा, जब आप हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे तब मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। अविश्वसनीय। 7 साल की उम्र में इतनी समझदारी, इतनी हिम्मत। ये तो रोंगटे खड़े हो गए सुनकर। है ना? ये सिर्फ कहानी का हिस्सा नहीं, ये एक सबक है कि संकट में ताकत कहाँ से मिलती है। बिल्कुल। खैर 3 जनवरी की सुबह हुई। उनकी लगातार मेहनत रंग लाई। नाव में पानी का स्तर काफी हद तक कंट्रोल में आ गया था। अच्छा। अब वो बारी बारी से 2-2 घंटे की नींद ले सकते थे, जो बहुत जरूरी था उनके थके हुए शरीर के लिए। लेकिन एक और बड़ी समस्या सामने खड़ी थी। अब क्या हुआ? नाव का जो मुख्य मस्तूल था, मेन मास्ट, वो तूफान में टूट चुका था। ओह, तो अब वो हवा का इस्तेमाल करके आगे नहीं बढ़ सकते थे? बिल्कुल नहीं। कथावाचक समझ गए कि उनका जो मूल लक्ष्य था, ऑस्ट्रेलिया पहुंचना, वो अब नामुमकिन है। अबे, उनके पास क्या रास्ता बचा था? कहाँ जा सकते थे वो? उन्होंने फौरन अपने समुद्री नक्शे निकाले, चार्ट्स, अपनी स्थिति देखी, हिसाब किताब लगाया। पता चला कि अब उनकी एकमात्र उम्मीद है पूरब की तरफ कुछ 100 किलोमीटर दूर 2 छोटे वीरान द्वीप, उनमें से किसी एक तक पहुंचना। कौन से द्वीप थे वो? उनमें से एक था इल एम्स्टरडैम, जहां फ्रांस का एक छोटा सा वैज्ञानिक बेस था। अच्छा, तो वहां मदद मिल सकती थी? हाँ, अगर पहुंच पाते तो। लेकिन लहरें और हवा अब भी वैसी ही थीं और नाव की हालत खराब थी। उस छोटे से द्वीप तक पहुंचना भी एक जुआ ही था, संभावना बहुत कम थी। यानी एक और मुश्किल चुनौती, हर कदम पर एक नई लड़ाई। बिल्कुल। 4 जनवरी का दिन आया। लगातार 36 घंटे पंप चलाने के बाद उन्होंने नाव से लगभग सारा पानी निकाल दिया था। ये तो अच्छी खबर थी, थोड़ी उम्मीद बंधी होगी। हाँ, एक छोटी सी जीत थी, लेकिन तूफान अभी गया नहीं था। शाम होते होते समुद्र और ज्यादा उग्र हो गया और खतरनाक। उनकी थोड़ी राहत फिर से चिंता में बदल गई। 5 जनवरी, तब क्या हुआ? 5 जनवरी को कथावाचक के मन में पहली बार निराशा आई। उन्हें लगा कि शायद वो ये जंग हार रहे हैं, शायद अंत नजदीक है। वो बच्चों के पास गए, शायद उन्हें दिलासा देने या शायद उनसे हिम्मत लेने। तभी उनके 6 साल के बेटे जॉनथन ने बड़ी मासूमियत से पूछा। क्या पूछा? डैडी, क्या हम मरने वाले हैं? एक पिता के लिए ये सुनना कितना मुश्किल रहा होगा। बहुत। उन्होंने किसी तरह बेटे को हौसला देने की कोशिश की, कहा कि वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तब जॉनथन ने जो कहा, उसने सब कुछ बदल दिया। वही वाक्य? हाँ, उसने कहा, लेकिन डैडी, हमें मरने से डर नहीं लगता। अगर हम सब एक साथ रह सकते हैं, आप और मम्मी और सू और मैं। कमाल है, 6 साल का बच्चा मौत के सामने खड़े होकर ऐसी बात कह रहा है। ये तो अकल्पनीय है। बिल्कुल। और ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उस बच्चे का अपने परिवार पर अटूट भरोसा था। इस एक वाक्य ने कथावाचक के अंदर जैसे लड़ने की एक नई आग जला दी। सारी निराशा खत्म हो गई होगी। हाँ, सारी थकान, सारी निराशा जैसे कहीं खो गई। उन्होंने तय किया वो हार नहीं मानेंगे। उन्होंने फौरन एक फैसला लिया, नाव को इस तरह मोड़ना कि आने वाली लहरों का सामना नाव का कमजोर हो चुका दाहिना हिस्सा न करे। सही रणनीति है। फिर उन्होंने सेक्सटेंट निकाला, वो दिशा बताने वाला यंत्र जो तूफान में बच गया था, और अपनी स्थिति की दोबारा गणना की। अच्छा। अंदाजा लगाया कि वो 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर के विशाल समंदर में सिर्फ 65 किलोमीटर चौड़े एक नन्हे से द्वीप को ढूंढ रहे थे। 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर में 65 किलोमीटर, ये तो वाकई भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा था। बिल्कुल। लेकिन अब उनके पास खोने को कुछ नहीं था और पाने को पूरी जिंदगी। तो क्या उनकी गणना सही निकली? क्या वो द्वीप मिला? दोपहर के करीब 2 बजे उन्होंने लैरी से कहा कि नाव को 185 डिग्री के रास्ते पर मोड़ दो। 185 डिग्री, ये एक अनुमान था? हाँ, एक पढ़ा लिखा अनुमान जिसमें भाग्य का भी बड़ा हाथ था। उन्होंने लैरी से कहा कि अगर किस्मत ने साथ दिया तो शाम करीब 5 बजे तक उन्हें वो द्वीप दिख जाना चाहिए। और ये कहने के बाद वो इतने थक चुके थे और शायद इतने तनाव में थे कि वो जाकर सो गए। हाँ। और फिर उन्हें किसने जगाया? क्या हुआ? उन्हें शाम 6 बजे जगाया गया, लेकिन किसी खतरे से नहीं। तो उनके दोनों बच्चों ने, जॉनथन और सुजैन ने, उन्हें झिंझोड़ कर उठाया। सू ने उन्हें कसकर गले लगा लिया और कहा, आप पूरी दुनिया के सबसे अच्छे डैडी हैं
और सबसे अच्छे कप्तान। वाह, क्या पल रहा होगा वो। पर क्यों कहा उसने ऐसा? कथावाचक ने भी यही पूछा। हाँ, तो बच्चों ने उत्साह से चिल्लाकर बताया कि द्वीप ठीक उनके सामने है। मिल गया। हाँ, एक बड़े युद्धपोत जितना बड़ा हाँ, दिख रहा है। आखिरकार वो पल कैसा रहा होगा उनके लिए? कथावाचक दौड़कर डेक पर गए और अपनी आंखों से उस नजारे को देखा। दूर क्षितिज पर आयल एम्स्टर्डम की धुंधली सी रूपरेखा। ओह, जैसा स्रोत बताते हैं, वो ज्वालामुखी चट्टान का एक वीरान सा टुकड़ा था। पेड़ पौधे भी नाम मात्र के थे, लेकिन उस वक्त उस परिवार और उन 2 नाविकों के लिए वो दुनिया का सबसे खूबसूरत द्वीप था। यकीनन वो सिर्फ जमीन नहीं थी, वो जिंदगी थी। वो उम्मीद थी, वो बचाव था। बिल्कुल। तो वो फौरन किनारे चले गए होंगे? नहीं, रात में उस अनजान तट पर जाना खतरनाक हो सकता था। उन्होंने रात भर समंदर में ही लंगर डालकर इंतजार किया। अच्छा। अगली सुबह उस छोटे से द्वीप पर जो 28 फ्रांसीसी वैज्ञानिक और कर्मचारी थे, वो सब किनारे पर जमा हो गए। उन्हें पता चल गया था। हाँ, उन्होंने खुशी से चिल्लाकर उनका स्वागत किया और उन्हें सुरक्षित किनारे लाने में मदद की। सोचिए, उन द्वीपवासियों के लिए भी ये कितना बड़ा और अप्रत्याशित पल रहा होगा। हाँ, यकीनन। इस पूरी कहानी के अंत में जब कथावाचक पीछे मुड़कर देखते हैं तो क्या सोचते हैं? वो इस भयानक परीक्षा पर विचार करते हैं। वो अपने दोनों साथी नाविकों लैरी और हब के बारे में सोचते हैं, जो उस मुश्किल घड़ी में भी खुशमिजाज और आशावादी बने रहे। लेकिन सबसे ज्यादा वो अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, सुजैन और जोनाथन। हाँ, वो उस बचाव का बहुत बड़ा श्रेय अपनी बेटी सुजैन की अविश्वसनीय बहादुरी को देते हैं, जिसने इतनी गंभीर चोट लगने के बाद भी एक शब्द नहीं कहा ताकि पिता परेशान ना हो। बाद में उसके सिर में जमे खून के थक्के को निकालने के लिए 6 छोटे ऑपरेशन करने पड़े। 6 ऑपरेशन? हाँ, और वो अपने बेटे जोनाथन के उन सीधे, सरल लेकिन गहरे शब्दों को कभी नहीं भूल सकते, जिन्होंने उन्हें हार मानने से इनकार करने और लड़ते रहने की असली ताकत दी। ये कहानी सिर्फ बच निकलने की नहीं है। नहीं, ये मानवीय जज्बे की, परिवार के अटूट बंधन की और खासकर बच्चों के साहस की जीत का प्रतीक है। तो ये थी वेव वॉकर और उस पर सवार उन जांबाज लोगों की असाधारण दास्तां। एक सपना जो एक डरावने तूफान में बदल गया, लेकिन आखिरकार इंसान की सहनशक्ति, परिवार की ताकत और, जैसा हमने बार बार देखा, बच्चों के अविश्वसनीय साहस की मिसाल बन गया। जोनाथन का वो वाक्य, हमें मरने से डर नहीं लगता अगर हम सब साथ हों, सचमुच दिल में उतर जाता है। इस पूरे विश्लेषण से कुछ बातें साफ उभरती हैं। एक तो प्रकृति की अपार, कभी कभी खतरनाक शक्ति। हाँ। दूसरी, इंसान की जीने की अद्भुत इच्छा शक्ति। और सबसे अहम, कैसे सबसे मुश्किल हालात में भी उम्मीद और हिम्मत की किरण मिल सकती है, अक्सर सबसे अप्रत्याशित जगहों से। जैसे बच्चों से मिली। बिल्कुल। सुजैन का चुपचाप दर्द सहना और जोनाथन का डर पर नहीं बल्कि साथ होने पर जोर देना, ये दिखाता है कि बच्चे कैसे संकट को अलग नजरिए से देखते हैं। और यही नजरिया कभी कभी बड़ों के लिए सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना? कि जब इंसान जिंदगी और मौत के बीच होता है तो उसे असल में क्या चीज आगे बढ़ाती है। चाहे सिर्फ अपनी जान बचाने की इच्छा होती है या फिर वो साझा एहसास कि हम सब कमजोर हैं और एक दूसरे के प्रति जो जिम्मेदारी महसूस होती है, क्या वो एक ज्यादा बड़ी सामूहिक ताकत बन जाती है? ये वाकई एक गहरा सवाल है जिस पर विचार किया जा सकता है। इंसानियत के बारे में, रिश्तों के बारे में।